नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 6 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण कैंप पर हम चर्चा करें, लेकिन उसके पहले लास्ट डे जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले राजभवन का नाम बदल करके लोक भवन कर दिया गया। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद। लोग क्या कोई उत्तर देता नहीं है बेसिकली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक दो लोग जो भी देते हैं ठीक है, धन्यवाद आपको। लेकिन भाई साहब देखो, ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी अगर आएगी ना और अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत बहुत गलत काम आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, फिर पढ़ाई हो नहीं पाएगी। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही आपको चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूं कि अगर आपने अभी से पढ़ाई नहीं शुरू की तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे किसी भी कीमत पर। आप कितने ही बड़े टॉपर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटीज के, आप कितने बड़े धुरंधर रहे हो अपने आप में, कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आज से आपने पढ़ाई शुरू नहीं की। अगर आप आज से आपने पढ़ना बेहतर ढंग से नहीं शुरू किया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आइए आज के टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है? दूरसंचार विभाग की तरफ से कुछ चीजें आपके सामने दिखे गई हैं, यानी कि दिसंबर 2025 की शुरुआत में दूरसंचार विभाग ने एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया था जिसमें नए फोनों में सुरक्षा के लिए संचार साथी ऐप या इसी तरह के फीचर्स को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य करने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी इसको फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया है, सिक्योरिटी रीजन आज की वजह से। लेकिन बाद में इसको जो है इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी प्राइवेसीज और अन्य चीजों की वजह से इसको अभी थोड़े टाइम के लिए क्या किया गया है, होल्ड कर दिया गया है। ये न्यूज अभी है, इस पर मैंने आपको न्यूज कराया भी था। ठीक है, इसी बात पर एक भाई साहब गुस्सा हो गए थे मुझसे, है नहीं, अरे सर जी ऐसे कैसे हो सकता है सर जी, बात समझी नहीं थी पूरी मेरी, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने उसको वो कर दिया था। खैर, इसका व्यापक उद्देश्य साइबर अपराध को रोकना है, इस ऐप का जो ये ऐप यहां पर लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि संचार साथी ऐप अब चूंकि चर्चाओं में है कहीं ना कहीं, तो संचार साथी ऐप पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, बन सकता है, और इसी पर आपके सामने प्रश्न आ जाएगा कि बताओ दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी निर्देशों और बात के स्पष्टीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए संचार साथी ऐप को फोन में प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बाद वापस ले लिया गया। ठीक बात है। संचार साथी पोर्टल का उपयोग केवल नए सिम कार्ड खरीदने के लिए किया जाता है, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता इसका ऐसा है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी और स्पैम कॉल को रोकना है। ठीक बात है। 1 और 3 मुझे लग रहा है शायद इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा कि ए होगा, क्या होगा? बताओ सोच के। अभी जस्ट हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया है, तुरंत मुझे इसका उत्तर आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। बताओ भाई साहब। मुझे लगता है कि बी होगा, 1 और 3 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 ही है, सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत था आपके सामने। चलिए, विश्व एड्स दिवस, आप जानते होंगे विश्व एड्स दिवस के बारे में। हर साल दरअसल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सरकार ने 2030 तक एड्स को जो है इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और कई बार मैंने आपसे कहा है कि भारत सरकार या राज्य सरकार किसी डिजीज को उन्मूलन करने का लक्ष्य अगर कोई निर्धारित करती है तो वह वर्ष आपसे पूछा जाता है, जैसे कि मलेरिया मुक्त भारत अभियान, पोलियो मुक्त भारत अभियान, एड्स मुक्त भारत अभियान, ठीक है, डेंगू मुक्त भारत अभियान। इनके लक्ष्य क्या क्या हैं, ये अक्सर आपकी परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना इन सारे पॉइंट्स। ठीक है, रही बात एड्स की, आप जानते होंगे, या एक क्या है, एचआईवी संक्रमित वायरस से फैलता है अपने आप में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। एड्स का फुल फॉर्म कई बार पूछे थे आपके वनडे एग्जाम में, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स बोलते हैं इसको। एचआईवी वायरस जो होता है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एचआईवी। तो ये और इसका जो वायरस होता है कि बेसिकली T4 लिम्फोसाइट, क्या T4 लिम्फोसाइट जो आपकी सेल होती है उसको टारगेट करता है, यानी कि इसकी जो टारगेटेड सेल होती है एड्स वायरस की, कौन सी होती है, आपकी T4 लिम्फोसाइट होती है। ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति एड्स नामक बीमारी से नहीं मरता है, बल्कि उस एड्स बीमारी के होने से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है क्या होता है, वीक हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, और हमारे इम्यून सिस्टम की यानी कि एंटीबॉडीज प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं, और इम्यून सिस्टम के वीक होने की फलस्वरूप क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आपके बॉडी में क्या होती हैं, कॉज होने लगती हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में आने लगती हैं, और उन बीमारियों से आप लड़ नहीं पाते हैं। लगातार बीमारियां आपको जो है क्या करती हैं, आपको परेशान करने लगती हैं, और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से आपका बॉडी क्या होता है, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और आप एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये पॉइंट क्या करना है आपको, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, एड्स के बारे में ऐसे आगे लिखने के लिए आता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा।
संक्रमित सुइयों, ठीक है, अनवांटेड जो आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं उसकी वजह से, और कई अन्य कारणों की वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, चलिए, इन्फेक्टेड ब्लड आल्सो, ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 4th चरण के तहत भारत जो है 95 यानी कि 95% संक्रमितों को अपनी स्थिति पता हो, उनमें से 90% उपचार पर हो और उनमें से 95% का वायरल लोड दबा हुआ हो की दिशा में काम कर रहा है। ये लक्ष्य है 95। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे अपने आप, है ना, लेकिन इसको लिखिएगा अपने उत्तर में तो बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। चलिए, अब इसी पर आपके सामने आ जाएगा प्रश्न, बताइए इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या है? विश्व एड्स दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 पॉइंट, इस वर्ष की थीम वैश्विक महामारी का अंत केवल विज्ञान के माध्यम से थी। भारत ने 2025 तक एड्स को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुझे तो नहीं लग रहा है इसका ऐसा लक्ष्य है। यह दिवस सतत विकास लक्ष्य 3.3 के तहत 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का वैश्विक करने का वैश्विक प्रयास है का हिस्सा है। या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने इस दिवस पर घोषणा की कि भारत में एचआईवी के नए मामले शून्य हो गए हैं। इसमें से क्या करना है, कौन सा कथन सत्य है ऐसा आपको बताना है। तो बताइए जरा, देखते हैं। सी और डी में से मे भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, शायद ए और बी आप साथ गलत बताएंगे। अब जरा पढ़िए इसको, फिर मुझे बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। बताओ, आसान प्रश्न है, अभी हमने बताया आपको। इसमें भी आप अगर गलती कर जाए तो ये विकट समस्या आपके लिए, है ना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। कुछ कठिन नहीं है ना। सी होगा कि बी होगा, बताइए क्या होगा इसका। देखिए, सी इज द राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका लक्ष्य क्या है, सी वाला ही होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने। विक्रम फर्स्ट रॉकेट अभी चर्चा में रहा है ये भी। तो हैदराबाद स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम फर्स्ट का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम आपको यह करना है, याद रखना है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का कक्षीय प्रक्षेपण यान है। निजी क्षेत्र का है इसलिए, और यह महत्वपूर्ण रहता है। ध्यान रखिएगा कि सरकार मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को, अपने जो भी हमारा तंत्र है स्पेस का, उसको हम और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्या उपयोग करता है, ना कि सिंगल स्टेज लिक्विड का अपने आप में। तो ये खुद में आपको कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए इसको ऐसा लिया गया है। दूसरा, इसकी खास विशेषता यह है कि इसकी ऑल कार्बन फाइबर संरचना है जो इसे हल्का बनाती है और पेलोड क्षमता को बढ़ाती है अपने आप। यह लगभग 300 से 480 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में क्या है, सक्षम है। चूंकि स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, इसलिए यह जो है आपके टॉपिक, आपके एग्जाम के लिए विक्रम जो फर्स्ट रॉकेट है, ये आपके लिए क्या गया जरूरी हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न बताइए, इस पर उत्तर बताइए आप लोग। विक्रम फर्स्ट, ठीक है, रॉकेट के संदर्भ में जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप कॉपी लेके बैठिए। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर क्वेश्चन सर आप नहीं करा रहे इस समय, तो मैंने डाल दिया है प्रश्न। अब आप बताओ उत्तर, जरा मुझे बताइएगा। मैडम जिन्होंने कहा था कि सर कराइए कथन कराने वाले, तो अभी उत्तर लिखो अपनी कॉपी में, मुझे बताना कि सर आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने इतने उत्तर को सही किया है। ठीक है, चलिए, विक्रम फर्स्ट रॉकेट के संदर्भ में जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। ठीक है, आगे, यह पूरी तरीके से कार्बन फाइबर संरचना से बना है जो अपनी श्रेणी में सबसे हल्के रॉकेटों में से एक है। ठीक है, यह एक सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपल्सन रॉकेट है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताओ। कूट के माध्यम से बताइए इसमें कौन सा सही है। अच्छा, कूट में कई बार कौन सा सही नहीं है यही पूछता है आपसे, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। पढ़ो बताओ, क्योंकि पढ़िएगा नहीं वास्तव में बता नहीं पाइएगा, इसलिए पढ़ना क्या आपके लिए बड़ा आवश्यक है। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्रैक्टिस खूब कीजिए। एक बात मैं कहता हूं आप लोगों से, मैं पुनः उस बात को दोहरा देता हूं आपको कि पढ़ाई वो नहीं होती है जब तक आप किताब खोल के बैठे रहते हैं, पन्ने को पलटते रहते हैं, कि पढ़ाई आपकी उस समय होती ही नहीं है। पढ़ाई आपकी तब शुरू होती है जब आप अपने पन्ने को पलटना बंद करते हैं, किताब को बंद करते हैं, और जब आप लेटते हैं, बैठते हैं, और लेटने और बैठने के बाद जब आप स्मरण करते हैं किस बात का, कि आपने आज पूरे दिन क्या पढ़ा है, और उसको पढ़ने के बाद अपने से प्रश्न करते हैं अपने आप से, और उसका उत्तर दे पाने में अगर आप सक्षम होते हैं तो कहा जाएगा कि आज आपने पढ़ाई अच्छी की है। और अगर आज आपने जो पढ़ा
उन्हीं टॉपिक से अगर आपने खुद से प्रश्न किया, आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब कहा जाएगा कि आपने प्रोडक्टिव स्टडी नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं की है। यह बात विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए मनन करिए, चिंतन करिए कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ पढ़ा है, क्या वो आपको याद रह पा रहा है कि नहीं याद आ पा रहा है। 20 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, एक को प्रश्न नहीं याद होता है, 4 घंटे पढ़ते हैं, 2 प्रश्न याद करते हैं, याद। जब भी आप कोई पढ़ाई करिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करने का प्रयास किया करिए। सोचिए कि आई एम एग्जामिनर और आपको किसी को प्रश्न देना है तो कैसे प्रश्न बनाओगे आप। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे और उसी से प्रश्न बनाने का सोचोगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आप जान जाओगे। भाई कोई भी एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है, क्या आसमान से प्रश्न गिरते हैं? नहीं, वो उसी थ्योरी से प्रश्न बनाता है जिस थ्योरी को आप पढ़ के जाते हैं, और उसी थ्योरी को अगर आपने खुद से प्रश्न बनाना सीख लिया, इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप कंपटीशन को जीत जाएंगे। और इसके लिए आप कहेंगे सर ये कैसे सीखेंगे? इसके सीखने का तरीका एक ही है, सीरीज। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर जाएगा आपका बी वाला। बी वाले में क्या है आपका? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अमृत 2.0 मिशन अभी चर्चाओं में रहा है। कानपुर और बरेली नगर निगमों के लिए प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को क्या की है? अभी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पुराने जल नेटवर्क को बदलना और हर घर तक सुरक्षित नल का पानी पहुंचाना है। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। आप जानते होंगे स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल शहरी क्षेत्रों में पहुंचाना अपने आप में बड़ा टास्क था, लेकिन सरकार इस पर काम लगातार प्रयास कर रही है। आप जानते होंगे कि जल से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? बढ़ाती हैं और अनेक प्रकार की बीमारी को जन्म देती हैं। ठीक है, अब इसी पर अमृत 2.0 मिशन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपके परीक्षाओं में जो प्रमुख योजनाएं आदि होती हैं उन पर प्रश्न बहुत बनता है। इसलिए हर प्रकार के प्रश्नों पर आपकी पकड़ क्या होनी चाहिए? बड़ी मजबूत होनी चाहिए। यह बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है? ठीक है ना। और जो योजना और जो कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है जो मार्केट में, वह बड़ी अच्छी है। वहां से आपको करंट के साथ साथ में आपको निबंध के लिए बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल मिल जाते हैं। अब चूंकि आप डिकोड एग्जाम के अगर कोर्स नहीं लिया होगा तो आप नहीं जानते होंगे, अगर आपने कोर्स लिया होगा तो आप जानते होंगे कि आपके डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन में आपके कोर्स में करंट अफेयर्स का एक क्या है? टैब है। उसमें टैब में क्लिक करेंगे तो एक आर्टिकल का टैब दिखाई देगा। उस आर्टिकल में जितने भी आर्टिकल अलग अलग मैगजीन पर बेस्ड होते हैं वो मैं कराता हूं आपके एग्जाम के लिए, प्री प्लस प्लस इंटरव्यू और ऐसे के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। वो ये सब कोई काम कराता नहीं अलग आजकल, लेकिन मैं कराता हूं आपको। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अमृत 2.0 मिशन के तहत किन 2 नगर निगमों के लिए पेयजल पुनर्गठन योजनाओं को मंजूरी दी है? नंबर 1 लखनऊ और वाराणसी, कानपुर और बरेली, आगरा और मेरठ और प्रयागराज और फिर गोरखपुर। किन 2? अब बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? आसान सा प्रश्न है। ठीक है, रिसेंटली फॉर व्हिच 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर रिकग्निशन प्रोजेक्ट अंडर? इसका एग्जैक्टली जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कानपुर बरेली। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। अच्छा, एक बात और याद आ गया, नगर निगम की बात याद आ गई बॉस, तो आपको मैं टास्क देता हूं आज का। टास्क नंबर 1 आप नोट कीजिएगा, जो आपको घर पे बैठ के करना है। टास्क क्या आपका? नगर निगम के बारे में आपको पढ़ लेना है। किसके बारे में? नगर निगम के बारे में। नगर निगम टॉपिक आपको तैयार करना है। नगर निगम, दूसरा छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड, और छावनी बोर्ड के साथ साथ में आपको तैयार कर लेना है क्या? पंचायती राज का चैप्टर, जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको रेडी करने हैं। ये आज आपका टास्क पहला देता हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूट्यूब पर पहले हैं तो आप 2 कॉपी बना लीजिएगा। एक कॉपी वो जिसमें मैं आपको टास्क यानी कि होमवर्क देता हूं, जैसे कि मैंने आज अभी दिया है, और एक कॉपी बनाइएगा जिसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन करना है, जो कि एक प्रश्न आपको लास्ट में वीडियो की देता हूं, उसके माध्यम से आपको बहुत बेहतर चीजें मिलेंगी देखने को। ठीक है, ये आप टास्क पूरा कीजिएगा। चलिए, 2 दिसंबर 2025 की कैबिनेट बैठक में राज्य में व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं हाल ही में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो इनमें क्या क्या हुआ है? इनमें विशेष क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए राज्य वस्तु सेवा कर में प्रतिपूर्ति और भूमि पंजीकरण स्टाम्प ड्यूटी में छूट शामिल है। यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि कैबिनेट ने जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये निर्णय जो लिया गया आपका SGST प्रतिपूर्ति वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब कई बार मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं।
कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, कई बार आप उसको इग्नोर करके छोड़ देते हैं, अरे नहीं यार सीएम साहब की मीटिंग है, उसमें मीटिंग में क्या करेंगे यार। मीटिंग में जो अहम निर्णय लिए जाते हैं उन अहम निर्णयों में से कुछ ना कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार जरूरी होता है। हर मीटिंग नहीं अहम होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ कई बार मीटिंगों के अहम पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे कि ये पॉइंट, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आप बताइए, कोई भी चीज आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंखों से ओझल हुई चीजें कई बार आपको क्या देती हैं, दगाबाजी करती हैं आपके साथ, इसलिए आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए कोई चीज आपके लिए। चलिए 2 दिसंबर है, जिसको यूपी कैबिनेट, ये यूपी कैबिनेट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, राज्य की बात हो रही है, इसको लिख लीजिए और कंफ्यूज आ जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में, ठीक है, यहां पर उत्तर प्रदेश यूपी की कैबिनेट बैठक में, तो आप कहोगे सर किस राज्य की कैबिनेट बैठक, तो यूपी की बात हो रही है ना, यूपी स्पेशल का प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। अब आप बताइए कि 2 दिसंबर 2025 का को यूपी कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में व्यापारियों और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किन करों में छूट या प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया। तो कितना सुंदर सा प्रश्न बन के आपके सामने आ गया। अब यही मीटिंग अगर आप नहीं देखे होते तो क्या करते, आप चूंकि मैं तो टीचर तो मैं तो बना दूंगा मैंने प्रश्न, लेकिन आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये बड़ी बात है। केवल राज्य वस्तु एवं सेवा कर, केवल स्टाम्प ड्यूटी, एसजीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी दोनों, या कॉर्पोरेट टैक्स और बिजली दोनों, इसमें जो है क्या कहते हैं बात की गई है, बताइए। आई थिंक इसमें और इसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है, ए और सी में कंफ्यूजन आपको हो सकता है ना, बताओ भैया, आसान प्रश्न है, इसको भी नहीं बता पाइएगा तो क्या बताइएगा, बताइए। आसान चीजें ही तो पूछी जाती हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में आरू का एग्जाम था, अब आरू के एग्जाम में लोग एकदम पगलाए हुए थे, पढ़ के मार मोटी भरी किताबें पढ़ रहे थे। मैं बार बार आपको बेसिक पढ़ने के लिए कह रहा था, मैं बार बार फैक्चुअल डेटा पढ़ने के लिए कह रहा था, मैं बार बार आपको लूसेंट पढ़ने के लिए कह रहा था, मैं बार बार आसान प्रश्नों को और जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैं उसकी बात कर रहा था। आपने नहीं पढ़ा, जिन्होंने मेरी बात ध्यान दी उनका आरो इस बार नहीं रुका है। आप पूछ लीजिएगा किसी से छात्र से। करंट अफेयर्स बार बार मैं कहता देखिए 16 से 17 प्रश्न आपकी यूपीएससी के एग्जाम में आए थे, इसी बार करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। आपके पीछे भी पूछे गए, आपके आरो पूछे गए। आरो वाला करंट अफेयर्स जो कि हुआ था, जिसका एग्जाम हो गया था, उसमें जो मैंने अपनी क्लास में जो करंट अफेयर कराया था, शायद उस टाइम में मैं नहीं पढ़ाता था यहाँ पे रिकॉर्ड में, तो वही प्रश्न उसमें भी आए थे जहां पर कहा गया था कि यार कहीं करंट अफेयर नहीं फंसा है, नहीं मेरा फंसा था। अब आप इस पर कितना ध्यान देते हैं, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भरोसा करना पड़ेगा डिकोड एग्जाम के इस मैटर पे, या डिकोड का कोई भी मैटर पढ़ाया जाता है आपको वो रिलेवेंट होता है आपके लिए, है ना, ऐसे नहीं पढ़ा दिया जाता है कोई भी चीज। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर सी वाला कि बी वाला, देखो सी वाला हो जाएगा अपने आप में, सी वाला, ये देखो मुझे पता था कि आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए, तो जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी वाला जो अभी स्लैब अलग अलग बनाई गई हैं उन स्लैब के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। और अभी सरकार ने एक बिल पारित किया हुआ है, मैंने पढ़ाया था वो धूम्रपान वाला बिल कौन सा है और वो बिल किस बिल का स्थान लेगा, है ना। अब एक नया अमेंडमेंट किया गया है ना, धूम्रपान नशीली वस्तुओं को रोकने, आज के लिए तंबाकू को रोकने के लिए, वो कौन सा बिल है, शायद मैंने कल या प्रश्न वाले कंफ्यूजन में कराया था मैंने आपको, जरा मुझे बताओ वो किसमें संशोधन का प्रावधान करता है, वो किस बिल में। चलिए, फ्रांस में अभी हाल ही में एक अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस वोट पड़ा हुआ है, तो फ्रांस में प्रधानमंत्री मिशेल वर्नेर की सरकार 4 दिसंबर 2025 को गिर गई जब सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। यह ऐतिहासिक है क्योंकि 1962 जॉर्ज पोम्पेडो सरकार के बाद यह पहली बार है जब फ्रांस की आधुनिक सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है। हाल फिलहाल में जो है आपके इंडिया में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार नहीं गिरी। और अब वही विपक्ष को ऐसे काम करना था, जब जानते हो कि सरकार मेजॉरिटी में है, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बिना मतलब के उसको लाया गया, है ना। मतलब काम बाहर करने वाला काम होता है, सरकार का चुपचाप काम करने दीजिए, बात क्या कीजिएगा, लेकिन नहीं, लोग कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, क्या कीजिएगा। चलिए विपक्षी पार्टियां जो है थोड़ा सा मुझे लगता है और गंभीरता से इसको लेना चाहिए। देश में अगर मजबूत विपक्ष होता है तो मजबूती के साथ बातें, अभी रोजगार का मुद्दा है, अब वर्तमान सरकार रोजगार के मुद्दे पर मतलब सरकारी नौकरी के मामले में बड़े पीछे है। अब विपक्ष का काम ये था कि सरकार को पिच करे इस बात के बाद कि प्राइमरी की वैकेंसी क्यों नहीं आई उत्तर प्रदेश में, टेट का एग्जाम क्यों नहीं कराया गया, आर का एग्जाम इतना लेट क्यों हो रहा है, और पीसीएस की परीक्षाओं में
आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की जो दोबारा जारी की जानी चाहिए वो क्यों नहीं जारी की जाती है। मैंने 3 मांगे अपने एचआरडीएस चैनल के माध्यम से किया था। मैंने कहा था 3 अहम मांगे आपके प्री को लेकर के स्टार्टिंग में। मैंने कहा था एक पहली मांग सरकार से ये करनी चाहिए, बड़ी क्षमता के साथ, आयोग से नहीं, सरकार से, आयोग कुछ नहीं करेगा। पहली मांग क्या कि जो आप ये क्वेश्चन पेपर बनाते हो वो क्वेश्चन पेपर भैया किससे बनवाते हो, उस एग्जामिनर की क्वालिफिकेशन क्या रहती है जो 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाता है। इसका मतलब या तो आप दगाबाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, या फिर वो जो एग्जामिनर आप रखते हैं उन एग्जामिनर की क्वालिफिकेशन 0 होती है कि उनसे 150 क्वेश्चन सेट नहीं किए जाते हैं। दूसरी बात, एक मांग तो ये। दूसरा, जब आप क्वेश्चंस को इन एंड आउट करते हैं किस क्वेश्चन के कितने नंबर मिले, तो भाई साहब आप जो है दोबारा वाली आंसर क्यों नहीं जारी करते हैं, जारी कीजिए। दूसरा, तीसरा, आप रोल नंबर निकाल के जारी करते हैं रिजल्ट, ये इतना रोल नंबर, ये वाले पास और ये वाले फेल, नहीं ये करिए लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन आप एक प्रॉपर रिजल्ट जारी कीजिए प्री का जिसमें यह मेंशन रहे, छात्र जान पाए कि वो प्री के जीएस में फेल हो गया है कि सीसेट में फेल हो गया। भाई मार्कशीट नहीं रहेगी, और मार्कशीट आप दोगे 2 साल बाद दोगे, 1.5 साल बाद दोगे। अरे जब बच्चा जान पाएगा कि सीसेट में फेल है कि जीएस में कितने नंबर आए कि क्या हुआ, कहां कमी रह गई, तो उसके बिहाफ पे ना टारगेट बनाएगा कि ऐसे बना लेगा। तो मार्कशीट प्रॉपर जो है छात्र के हाथ में आनी चाहिए। ये 3 मांगे आपकी सबसे अहम होनी चाहिए। आयोग से आप इसकी बात कीजिए, ठीक है। सुधार की बात कीजिए, है ना, करप्शन को दूर करने की बात कीजिए, जो इस तरह की चीजें होती हैं इस पर मुझे लगता है। और सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड आल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों से मांग कीजिए। आप कहेंगे सर केंद्र सरकार क्या करेगा, अरे करेगा ना बॉस, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं और नागरिक का कर्तव्य सबके प्रति होता है, और यह जवाबदेही केवल आयोग की नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी अपनी बात को बताइए, समझाइए कि बॉस ऐसा हो रहा है, यहां पे सुधारो इसको। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना, आप यू आर नॉट अ सिंगल सिटीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप नागरिक भारत के हैं। राष्ट्र द्वितीय है, प्राथमिक तो केंद्र सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए अपनी बात को, और से नहीं, हो हल्ला से नहीं, बात को इतना स्पष्ट पूर्वक रखिए कि आपकी बात के आगे नतमस्तक सब हो जाए। किसी छात्र नेता के पीछे मत जाइए, आप अकेले अपनी आवाज बनिए और फिर देखिए कि आपकी बात को क्यों नहीं सुना जाएगा। ये सुनिएगा, करिएगा, नहीं तो आज आप बर्बाद हो रहे, कल कोई और बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए, विपक्षी पार्टी की आ गई तो इसलिए मैंने कहा अब विपक्ष मजबूत होता अच्छे तरीके से तो बात करता, लेकिन क्या किया। तो ये अब ये संकट जो आया वहां पर लोक कॉन्फ्रेंस मिशन वाला क्यों आया, संकट तब शुरू हुआ जब वर्नियर ने बजट पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 49.3 यानी कि संसद में मतदान के बिना बिल पास कराना का उपयोग, बस इसी पर मामला बिगड़ गया। दूसरा, इसके जवाब में मरीन ने लेफ्ट विंग की दक्षिणपंथी पार्टी आरएन और वामपंथी गठबंधन एनएफपी ने सरकार को गिराने के लिए हाथ मिला लिया, बस काम खत्म हो गया। तो ये खेल जो है सब जगह होता है। खैर एनीवेज, आइए बताइए इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्टली। ये चीज इंडिया में नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलती है। चलिए, फ्रांस में 4 दिसंबर 2025 को हुए अविश्वास प्रस्ताव के कांग्रेस वोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। नंबर 1 पॉइंट, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 1962 के बाद यह पहली बार है जब किसी फ्रांसीसी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गिराया गया है, ठीक है। सी, यह प्रस्ताव दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन की पार्टी द्वारा लाया गया था और वामपंथियों ने इसका विरोध किया। डी, प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने संविधान के अनुच्छेद 49.3 का उपयोग करने में इनकार किया था। क्या होगा, मुझे लगता है कि इसमें से जो है बी वाला और सी वाले में शायद कंफ्यूजन हो सकता है आपको। क्या होगा अभी बताया मैंने आपको, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज है बॉस और जरूरी भी आपके लिए। बताओ, रुक जाता हूं एक मिनट क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर बस पढ़ के तुरंत बाद आगे कर दिया कि स्लाइड। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, किया गया, रोक लेते हैं। ये बी, ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप ऐसे किसी को हटाया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय नौसेना दिवस। अभी चर्चाओं में रहा है, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑफ 4 दिसंबर 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। वर्ष 2024 का आयोजन पूरी ओडिशा में हुआ था और जबकि 25 का मुख्य प्रदर्शन तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया।
इस वर्ष के लिए समुद्री सीमाओं से परे जैसी कोई अतिरिक्त थीम घोषित अभी फिलहाल नहीं की गई है। ठीक है, तो आप बताइए प्रश्न आपका। जितने महत्वपूर्ण दिवस होते हैं ना उनको याद कीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल दिवस जो है डायरेक्टली नहीं पूछता है, पहले पूछ लेता था कि बताओ ये दिवस किस तिथि को हुआ, और ऑप्शन दे दिया ए बी सी और डी। अब पूछता है, अब अलग अलग दिवस देगा, ये दिवस ये दिवस ये दिवस, इनका पूछेगा कालक्रम बताओ कौन सा दिवस किस किस उसमें पड़ेगा क्रम में। अब एक दिवस नहीं बल्कि कई अन्य दिवसों को एग्जैक्ट उसकी डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस एक मंथ में कई डेट पड़ते हैं, तो मंथ ही नहीं बल्कि उस मंथ में अलग अलग डेट क्या होती है वो भी आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न की पैटर्न चेंज कर दिया ना, इसलिए दिक्कत होती है। जैसे इस बार पीसीएस का एग्जाम हुआ, तो पीसीएस के एग्जाम में क्या था, टॉपिक नहीं कठिन थे, प्रारूप जो बनाया प्रश्नों का, और जो कि एक दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि इस बार आयोग प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव करेगा, याद के लिए मैंने कहा खेल खेलेगा। अगले दिन एग्जाम था और वही खेल खेल दिया आयोग ने। ठीक है, तो क्या कीजिए, किसे कहता हूं, मेरी बात सुना करिए आप लोग, है ना, चेहरे पर ना जाया करिए बहुत। अब कई बार छुटकू छुटकू टीचर समझ लेते हैं, छोटे से टीचर है, अरे भाई साहब कोई कहता सर एज कितनी है आपकी, मैंने कहा जितनी सोचते हो उसमें 4 साल ऐड कर दो, 5 साल। चलिए क्या छोड़िए, 4 दिसंबर जिसको मनाए गए भारतीय नौसेना। जब मैं अपने चैनल पर एचआरडीएस पर लाइव आता हूं तो अधिकतर लोग पढ़ाई ज्यादा क्या पूछते हैं, सर आप क्या करते हैं, सर आप कहां पर आईएएस हैं, सर आप कहां पर पीसीएस हैं, सर आप किस पोस्ट पर हैं, सर आपका ऑफिस कहां है। मैं कहता भाई सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो पढ़ने की जो बतिया होती है वो आप नहीं करते हैं, इधर उधर की बात आप ज्यादा करते हो, यही आपके लिए क्या होता है, घातक होता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी कॉन्फ्रेंस देखने का टाइम है, आप नहीं देख रहे, सो रहे होंगे, मैं जानता हूं, और जो देख भी रहे होंगे उनका भी आधा ध्यान चटियाने में होगा, तो कैसे एग्जाम पास कर पाइएगा। नहीं, जो काम करिए वो काम उतना ही करिए जितना आपके लिए क्या हो, सुटेबल है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया करिए, है ना, अच्छे से पढ़िए तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। बताइए 4 दिसंबर 2025 को मनाए गए भारतीय नौसेना दिवस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, यह दिवस 1971 के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। दूसरा, वर्ष 2025 में नौसेना दिवस समारोह का आयोजन उड़ीसा के पुरी के तट पर किया गया। इस वर्ष का विषय समुद्री सीमाओं से परे आत्मनिर्भर भारत था। बताओ क्या हो जाएगा। जस्ट मैंने बताया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज आपको दिक्कत करने वाली होनी चाहिए। बताइए बॉस क्या होगा इसका उत्तर। ए केवल एक होगा, है ना, बहुत आसान सा है, एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, इसमें भी आप गलती कर लिया तो दिक्कत वाली बात है। अब बताइए, अभी पूरी पर तो 24 में किया गया था, 25 में किया नहीं गया, इस बार नहीं की गई है, बस ये दोनों गलत हैं। अगर पूछता कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, अगर यही प्रश्न होता कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं में क्या हो जाता, फिर ना 2 सही ना 3 सही है, तो विकल्प में क्या होता, सी होता, तब विकल्प क्या होता, आपका सी होता। लेकिन क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, जबकि 2-3 नहीं सही है। तो अगर नहीं लगा होता तो ये उत्तर होता, और सही लिखा है तो केवल ए वाला उत्तर होगा। ठीक, चलिए, भारत रूस संबंधों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा, अभी आप जानते होंगे 4 से 5 दिसंबर की उनकी यात्रा रही है, और कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा प्रचार की गई, और कई सारे लक्ष्य भी घोषित किए गए हैं। कुछ बातें रूस ने अपने लिए कही हैं और कुछ बातें भारत ने अपने लिए कही कि भाई हम दोनों के पूरक रहेंगे। और जानते होंगे कि रूस भारत का एक मित्रता दोस्त है अपने आप पे, और बहुत गजब का दोस्त है ना यहाँ पे। व्लादिमीर पुतिन की पिछली यात्रा दिसंबर 21 में हुई थी, और क्या कहते हैं, वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच सर्वोच्च संस्थागत समाजतंत्र है, जो दोनों देशों के बीच में आयोजित जाता है, यानी कि पहले इंडिया फिर रूस फिर इंडिया, ऐसा करके। व्यापार लक्ष्य रखा गया है इसमें। कुछ वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग के लिए रणनीतिक कार्यक्रम, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। इसमें वर्तमान व्यापार, ठीक है, ये लिखा है डेटा आपका, को संतुलित करने और 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा। भारत रूस के साथ अपने विशाल व्यापार घाटे, ठीक है, को कम करने के लिए कृषि और फार्मा निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहा है अपने आप में, और कई मामलों में रूलेस समझौतों को रद्द नहीं किया गया, बल्कि लॉजिस्टिक और सैन्य और मरम्मत करने के लिए अनुमति देता है अपने आप में। तो अब मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है, इस पर एक मैं आर्टिकल करा दूंगा। भारत रूस जो अभी बैठक संपन्न हुई है, इसमें क्या क्या अलग अलग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, लॉजिस्टिक्स में क्या क्या अहम समझौते किए गए हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। क्योंकि रूस, अमेरिका और इजराइल, ईरान और सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान
ये देश अभी चर्चाओं में रहे हैं, तो इनके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनते हैं, जो बैठकें आदि होती हैं, वो आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न बन गया आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत रूस संबंधों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा के संदर्भ में लिखे गए पर विचार कीजिए। यह 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। ठीक है, दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत और रूस ने रेलोस, ठीक है, को रद्द करने की घोषणा की है। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, बोलिए भाई साहब क्या होगा उत्तर। देखिए क्या होगा इसका उत्तर, ए मतलब कि एक और दो सही है। ठीक है, ये तीसरा नहीं सही है। ठीक है, रद्द करने की बात हुई ना, कही है रद्द करने की बात कहां कही थी। देखो ये पॉइंट देखो, पढ़ो बैक में देखो, चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार कथन दिए गए हैं। नंबर एक कथन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से की थी। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह आंदोलन द्वितीय कर्मों सम्मेलन के बाद हुआ था। बताओ कौन सा सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प इसमें से सही है। बहुत आसान सा उत्तर है इसका, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे। भाई साहब आप लोग उत्तर 150-200 लोग जो भी बच्चे कुछ छुटके से हो आप लोग, आप तो कम से कम उत्तर दे दिया करो। मतलब मैसेज पर बतियाना आपको घंटा और बतिया लोगे, एक उत्तर आपसे नहीं दिया था। बहुत शर्म की बात है ये अपने आप में, ये बहुत गलत बात है आप लोग कि आप उत्तर नहीं देते हैं। अरे आपके कमेंट करने से मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते हैं भाई, आपके कमेंट करने पर मुझे मनोबल मिलता है कि हाँ आप क्लास देखते हो और उसका उत्तर देते हो, तो मुझे मेरा कुछ घट नहीं रहा है, मतलब मेरा कुछ बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, मुझे तो मनोबल मिलता है और अच्छा लगता है कि आपने उत्तर दिया। इसलिए प्लीज जो 150-200 लोग देखते हो वो लोग कम से कम उत्तर दे दिया करो। ठीक है, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। चलिए प्रश्न दिया था आपको, लेकिन उसके पहले आज का प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए, न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर आप जो है 125% में लिखिएगा, और मुझे आप चाहें तो हमारी कॉइंट नंबर 8604409201 पर आप जो है लिख सकते हैं। 8604409201। आज प्रयागराज आप जानते होंगे, और आज प्रयागराज 6 तारीख है, आज भी हम लोग हैं, और कल संडे है तो कल भी हम प्रयागराज रहेंगे। आप लोगों को अगर मिलना है आ सकते हैं। पीसीएस के लिए खासकर मुझसे बात कीजिएगा, आरओ में से अगर आप दे रहे होंगे तो उसके लिए जो है दिवाकर सर से बात कीजिएगा। दिवाकर सर और मैं दो लोग आज और कल प्रेजेंट हैं आपके इस प्रयागराज शहर में। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। ठीक है, चलिए शुभकामना है। आइए, और उसके बाद कल हमने प्रश्न जो दिया था उसका मॉडल उत्तर कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों और उसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। ये एक इंट्रोडक्शन है अपने आप में, और उसके बाद यहां पर अभियान का क्या प्रमुख उद्देश्य है कि भाई क्या इसका उद्देश्य है। बाल विवाह मुक्त भारत का उद्देश्य बाल विवाह की समाप्ति, इसका पहला उद्देश्य है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन और समाज में शून्य सहनशीलता के दृष्टिकोण को विकसित करना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाना, स्कूल ड्रॉप आउट रोकना, आजकल बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, माध्यमिक के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना तथा सुरक्षित शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराना, बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार, यह भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी शादी में दिक्कत होती है तो कम उम्र में गर्भधारण, मात्र मृत्यु दर, एनीमिया, कुपोषण को कम करना, क्योंकि कम उम्र में शादी करने पर यह बीमारी आपको हो जाती है। सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, परिवारों, समुदायों, पंचायतों, धार्मिक नेताओं और युवाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, बालिकाओं का सशक्तिकरण यानी कि कौशल विकास, रोजगार, सुरक्षा, निर्णय क्षमता में वृद्धि के माध्यम से लड़कियों को व्यापक सशक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है संस्थागत समन्वय और तंत्र मजबूत करना, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, न्याय और पंचायत प्रणालियों के बीच समन्वित रणनीति विकसित करना और बाल विवाह पर जो है अंकुश लगाने का कार्य करना। अभियान की आवश्यकता क्यों है, तो बाल विवाह की निरंतरता, यानी कि जनजातीय, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में बाल विवाह आज भी सामाजिक परंपरा, दबाव और जागरूकता की कमी के फलस्वरूप जारी है। इस पर हमको क्या करना है, नियंत्रण स्थापित करना है। बालिकाओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव जो पड़ता है उसको रोकना है हमें अपने आप में। शिक्षा और आर्थिक सुधार, आर्थिक अवसरों पर में बाधा होता है यह विवाह, इसको हमें रोकना है अपने आप में। लैंगिक असमानता और हिंसा में वृद्धि होती है, यानी कि बाल विवाह के घरेलू हिंसा, शोषण, दहेज तथा सामाजिक आर्थिक निर्भरता स्थितियों को बढ़ावा मिलता है, इसको हमें रोकने का प्रयास करना है। गरीबी का दुष्कर्ष इससे होता है। ठीक है, यानी कम शिक्षा और सीमित रोजगार के अवसरों के कारण गरीबी की पीढ़ीगत पुनरावृत्ति जारी रहती है।
राष्ट्रीय विकास में बाधा होती है अपने आप पे। तो ये सारी चीजों पर हमें क्या करना है, रोक लगाना है। और निष्कर्ष के रूप में अगर आप बात करेंगे तो निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण को एकीकृत करने वाली व्यापक राष्ट्रीय रणनीति है। यह अभियान बालिकाओं के लिए अवसरों से भरे सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के समतामूलक सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है अपने आप में। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और अपने उत्तर को इस प्रकार से लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मे भी आप एग्जाम में क्या करें, पूछ ले आपकी मुख्य परीक्षा के। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। उसके पहले पीसीएस में एडमिशन के लिए यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। पीसीएस फाउंडेशन को 2026 के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। सीसेट आदि भी, एसए, कोई भी चीज, तीनों स्तरों की कोई भी चीज नहीं छूटेगी। आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे आप बात कर सकते हैं। कोई कहीं कोई दिक्कत होती है तो बाइलिंगुअल आपको इसमें नोट्स मिलेगा, सीसेट मिलेगा, हिंदी मिलेगा, प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, डेली क्विज आपका, ठीक है, प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको छूट जाए। करंट अफेयर्स, आर्टिकल, एवरीथिंग सब कुछ कराया जाएगा। एक समग्र रूप से आपका ये कोर्स है। आप चाहें तो इसके लिए पीसी करके आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ये आज था आज का वीडियो, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।